नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह आज भी कुछ खास मुद्दों के साथ और उस पर चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं आज के एजेंडे में है क्या। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद अपने विवादित बयान पर अड़े। विपक्ष का संसद में हंगामा। बीजेपी और सरकार ने मुफ्ती के बयान से खुद को किया अलग। और आम आदमी पार्टी में मचा घमासान। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पीएससी से हो सकते हैं बाहर। तो दो खास एजेंडे हैं आज। सबसे पहले बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई और सरकार बनने के बाद ही लगातार विवादित बयान आने शुरू हो गए। पीडीपी की तरफ से पहले कहा गया कि जो चुनाव हुए हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका आतंकवादियों की रही, बहुत बड़ी भूमिका पाकिस्तान की रही। इस पर बयान आया, राजनाथ सिंह का, गृह मंत्री का बयान आया। और शाम होते होते आज ये भी कहा गया, पीडीपी के तमाम विधायकों की तरफ से बाकायदा बयान जारी किया गया कि जो अफजल गुरु के अवशेष हैं उसको सौंपा जाए और न्याय संगत नहीं थी उसकी फांसी। इस तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराएं उससे पहले जरा सुनते हैं इस पर क्या कुछ कहना है गृह मंत्री राजनाथ सिंह का। जम्मू कश्मीर के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा जो एक ओथ लेने के बाद जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसके संबंध में माननीय सदस्य ने सवाल खड़े किए हैं। मैं दो टूक शब्दों में और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार और हमारा दल उनके इस स्टेटमेंट से अपने को पूरी तरह से डिसोसिएट करता है, मुझसे अलग करते हैं। जिस शांतिपूर्ण माहौल में जम्मू कश्मीर का चुनाव संपन्न हुआ है उसके लिए मैं चुनाव आयोग को इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। इसके लिए मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस को बधाई देना चाहता हूं। इसके लिए जम्मू कश्मीर की मैं जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। और बहुत ही एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ माहौल में वहां का चुनाव। चलिए, तो ये आपने सुना, पूरी तरीके से सरकार ने जो अपने आप को अलग कर लिया है और ये भी कहा गया है इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसके बाद महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी बयान आया और उन्होंने कहा कि जो कुछ कहा गया उसको समझा नहीं गया, वो अपनी बात पर अभी भी कायम है। आइए महबूबा मुफ्ती का बयान सुनाते हैं आपको। साहब जो है जमहूरी निजाम में यकीन रखते हैं, वो समझते हैं तमाम जो मामलात है वो जमहूरियत के अंदर ख्यालात की जंग है, उसको हम हल कर सकते हैं। हमें जंग जदल करने की जरूरत नहीं है, लोगों को जेलों में डालने की जरूरत नहीं है, हमें एक दूसरे की बैशिंग करने की जरूरत नहीं है। और मेरा ये है कि जो हमारे एजेंडा ऑफ अलायंस है उसमें भी हमने ये बातें कही हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह अमन कायम किया जाए, किन लोगों के साथ इंगेज किया जाना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, किस तरह वाजपेयी जी का जो एजेंडा फॉर पीस है उसको किस तरह आगे चलाया जाएगा। तो वही उन्होंने बात कही है। और दूसरी बात यह है कि जो इस असेंबली इलेक्शन में पार्लियामेंट के मुकाबले में वायलेंस कम रहा, डोर टू डोर कैंपेन कम रही, पत्थरबाजी कम रही, जिसकी वजह से कई एरियाज में जहां पिछली बार 1100 वोट पड़े थे आज हजारों पड़े, जहां 3000 पड़े थे आज हजारों पड़े, वायलेंस कम रहा। अनफॉर्चुनेटली उड़ी का इंसिडेंट हो गया, पर ओवरऑल हमें ये लगा कि ये जो सेपरेटिस्ट हैं या पाकिस्तान है या उनके जो एलिमेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो भी समझते हैं कि जमहूरी निजाम ही। इस बीच नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हालांकि उनको पद नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा सदन के अंदर, वो भी आपको सुनाते हैं। मैं इस इश्यू को गंभीरता से इसलिए लिया और आप भी ले रहे हैं, इसमें कोई आप एक रेजोल्यूशन पास कीजिए। जो बातें आपने यहाँ कही है उसी आधार पर सारा हाउस एकमत होकर ये मैसेज जाएगा कि जम्मू कश्मीर के जो न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, तो उनको ये मालूम होगा कि सारा सदन उनके बयान के खिलाफ है और देश के हित में कोई ये नहीं चाहेगा कि ये मेहनत करे, मुर्गा साहब अंडा खाए, फकीर साहब बोले जैसी बात है। कलो की लैंग्वेज में अगर बोलना है तो मेहनत तो हमारे आर्मी की, हमारे बॉर्डर फोर्सेस की, इलेक्शन कमीशन किया। चले, इस बीच अब आपको यह भी सुनाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी बयान आया है इस पर, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए।
This is an insult to the Kashmir, to the people of Jammu and Kashmir. माफी ही नहीं बल्कि उसको अपने अल्फाज वापस भी लेने चाहिए. This is the चले, तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं. शकील अंसारी साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट हैं. रमेश चंद्र नतन हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी. राजीव खोसला साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता पैंथर्स पार्टी के. अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार. पुष्पेंद्र कुलशेष जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार. सबसे पहला सवाल रमेश चंद्र नतन जी आपसे. अभी तो आप लगातार सवाल उठ रहे थे किस तरह का पैचअप, क्यों भारतीय जनता पार्टी सत्ता के पीछे इतनी ललायत है कि वो किसी भी अपनी विचारधारा से समझौता कर रही है. आप जब चुनाव में जाते हैं तो 370 की बात करते हैं, फिर आप समझौता करते हैं. आज पीडीपी के आपकी सरकार जहां पर है वहीं के विधायक जो है मांग कर रहे हैं गलत तरीके से फांसी दी गई. क्या हो क्या रहा है? आपको लगता है ये फैसला सही है? बहुत लोग नाराज हैं इससे. रमेश चंद्र जी, देखिए, सत्ता की लोलुपता भारतीय जनता पार्टी के अंदर कतई न तो तब थी न वर्तमान में है. लेकिन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है, चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव के बाद जो रिजल्ट निकलते हैं, जनता ने जो मैंडेट दिया है और मैंडेट देने के बाद जो भी स्थिति बनी है उसका सम्मान करते हुए, और ये किसी के झुकाव या तनाव के नहीं, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है और जिस एजेंडे के तहत है वो सारा समझौता हुआ है. किसी की जो अपना जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो भी जिस तरह की विचारधारा रखते हैं उस विचारधारा का मिनिमम प्रोग्राम और सत्ता चलाने के उस दायरे से कोई लेना देना नहीं. कल को ये संभावना है कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर लें? नहीं, कल को क्या संभावना शब्द, पहले तो जिस कांग्रेस की बात कर रहे हो वो तो बेचारी जीरो पर आउट हो गई, उसको तो, और ऐसा हुआ भी है. यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट जो चली है और एक पीरियड भी ये रहा था कि बीपी सिंह जी को भी जो है संविद उनको भी जो है सपोर्ट किया गया. वो तो जनता के जो मैंडेट है उसके ऊपर सम्मान करना चाहिए. लेकिन जो हालात, चूंकि मैं तो 1.5 महीने वहां रहा हूं और ये जो पाकिस्तान या जो मिलिटेंट्स का जो रवैया रहा है उस समय बड़ा भयावह था. और देश की आर्मी ने, बीएसएफ ने, पैरामिलिट्री फोर्स ने इस बयान और पर कोई एक्शन स्थानीय लेगी पुलिस आपकी ने, पार्टी, आपकी सरकार? अभी गृह मंत्री महोदय ने जो है अभी तो स्पष्ट 2 दिन किया हुए, है, 2 दिन में इतनी बड़ी-बड़ी बातें आ किया रही हैं। है. ये देश की जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने और जो हमारा जो फौज है उसके तालमेल के मुताबिक मुस्तैदी के कारण ये निर्भय होकर के इलेक्शन हुआ है. ये हमारी आर्मी का, पैरामिलिट्री फोर्स का, सीआरपीएफ का, बीएसएफ का और वहां की स्थानीय पुलिस के तालमेल से, इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन से, ये और वहां की जनता के कारण ही चलिए ये चुनाव हो पाया है. ये कैसे देख रहे हैं आप? अभी 2 दिन नहीं हुए, 2 दिन के अंदर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और तमाम चीजों को अब हवाला देते हुए जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, मुश्किल होने वाली है बीजेपी की. काफी ज्यादा फजियत होती हुई दिखाई दे रही है कश्मीर के, जम्मू कश्मीर में. देखिए विपुल, मुझे लगता है कि पीडीपी के नेताओं के बयान ने इस देश को नहीं चौंकाया है. पीडीपी की फितरत और मुफ्ती मोहम्मद सईद का रिकॉर्ड, वीपी सिंह के जमाने जब वो गृह मंत्री थे, जो उन्होंने किया पूरे देश ने देखा है. और सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले प्रो हुरियत, प्रो सेपरेटिस्ट, प्रो आतंकवादी ये पार्टी रही है. इसमें किसी को ऐसा नहीं है कि कोई बात दबी छुपी हुई. बीजेपी का साथ में आना, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कि जिस तरीके से पूरी कयादत, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, अडवाणी हो, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री हो, और आरएसएस के 2 लीडर, चाहे वो राम माधव की शक्ल में हो, चाहे रामलाल की शक्ल में हो, वो सब वहां पहुंच करके उसके बाद शपथ दिलाई जा रही हो. और शपथ के से पहले जो 2 महीने लगे हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें साफ हो गई हैं. मैं फौरी तौर पे धारा 370 को ये मान लेता हूं कि केंद्र का इशू है और केंद्र उस पर पहले अपनी बात कह चुका है. जो साझा कार्यक्रम के अंदर देखें कि ये साफ था कि कोई भी इस कार्यक्रम, कहीं जहां जहां भी सरकारें गठबंधन की बनती हैं, क्या दोनों के बीच में कॉमन प्रोग्राम है वो पब्लिक को वाजे हो चुके होते हैं. आपने जानबूझकर शपथ लेने तक ये नहीं बताया किसी को, क्योंकि आपको बैकलैश का डर था. और आप ये देखें कि जब बताया गया तो 1 घंटे तक तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी फितरत के हिसाब से पूरी दुनिया की कहानी सुनाई
और आखिर में वही किया जिनकी बदौलत वो आए थे। हम सब जानते हैं कि वैदी वैली के अंदर यह कहा गया मुसलमानों से खुले रूप में कि अगर आपने एक साथ मिलकर वोट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ताकत में आ जाएगा। उसको हराने के लिए आपने मुसलमानों से अपील की और वैली में आपको 28 सीटें मिली। और आप ये देखें कि आज जिस वक्त ये बात हुई, आपको याद होगा कि वैली में पोस्टर लगे थे बाइकआउट के। आपको याद होगा कि बहुत सारे जो जितने भी अलहदगी पसंद लीडर हैं, चाहे वो सैयद शाह गिलानी हो और यासीन मलिक हो, इन सब ने पीडीपी को सपोर्ट किया है। वो सब जानते थे, ये बात कही जा रही थी बार बार। तो आज मुफ्ती साहब ने जो कुछ कहा है उस पर मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। मेरा ताज्जुब इस बात पे है कि जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेके नरेंद्र मोदी दोनों हाथों से पूरे देश को यह बता रहे थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कैसे मौत हुई, उनकी मां से मिलने गए, उनकी बहन से मिलने गए, ये तमाम सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आई कि इन चारों लोगों के सामने बैठ करके उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसने जम्मू कश्मीर के संविधान का विरोध किया था, उसी संविधान के तहत इनके मंत्रियों ने शपथ ली और उस शपथ लेने के बाद इतनी कड़वी गोली पीने के बाद भी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपना वो जहर दिखाया, वो अपना रूप दिखाया, अपने चेहरे से सेकुलरिज्म और कश्मीरियत की मक्कारी का वो पूरा का पूरा नकाब बाहर किया। और उसके बाद जो आज उनके चुने हुए 8 लोगों ने कहा कि अफजल गुरी को फांसी देना गलत था। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कश्मीर की सत्ता हो या कहीं की हो, सवाल यह है कि क्या आप आर्मी को, क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी को, स्पेशली पाकिस्तान के साथ, क्या मुफ्ती साहब तय करेंगे कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और इसी के तहत आप देखें बड़ी 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 जिसे कह सकते हैं मक्कारी से कि आर में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस 2 महीने के टाइम के बीच में यह समझ गए थे कि इन्होंने सार्क यात्रा के नाम पे कल जयशंकर जो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो पाकिस्तान जा रहे हैं। मैं सवाल मेरा यह है क्या हुर्रियत से बातचीत होगी, क्या पाकिस्तान से बातचीत होगी, क्या आसफा हटेगा, धारा 370 के बारे में छोड़ दीजिए, वेस्ट पाकिस्तान से जो आए हुए हिंदू हैं उनको आप नागरिकता देंगे, असेंबली में वो जाएंगे, क्या कश्मीरी पंडितों को जिनका कत्ल किया है इन तमाम सारे लोगों ने, जिन्हें मैं व्हाइट कॉलर सेपरेटिस्ट कहता हूं, क्या वो वापस जाएंगे, बसाए जाएंगे, किस तरह बसे जाएंगे? ये तमाम वो मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से सालों से कहती रही है। यह क्या जरूरत पड़ी थी कि आज आप सरकार में बैठ गए और अब आप लोगों को बता रहे हैं कि यह सरकार इसलिए बनाई है कि सरकार कैसे बनती और वहां लोगों का दिल जीतना था। आप किसका दिल जीत रहे हैं? आप अपने मुख्यमंत्री का दिल नहीं जीत पाए, आप उनके चुने हुए एमएलए का दिल नहीं जीत पाए, आपने जम्मू कश्मीर के उन 25 हिंदू एमएलए का आपने अपमान किया है जिनसे आपने कहा था हम धारा 370 हटाएंगे और जम्मू कश्मीर में आप में दम नहीं था कि आप कहते कि भारत माता की जय। मैं कहता हूं यह डबल स्टैंडर्ड भारतीय जनता पार्टी का एक्सपोज होना चाहिए। यह गद्दारी इन्होंने देश के साथ की है। अवधेश जी, आपसे क्या मजबूरी बीजेपी की है कि जिस तरीके से तमाम मुद्दों पे जिन मुद्दों को लेकर के उसने चुनाव लड़ा उनसे पीछे हटते हुए, क्योंकि एक बात अच्छी कही पुष्पेंद्र जी ने कि पीडीपी ने कहा इस पर ताज्जुब नहीं है, बीजेपी ने जो सरकार बनाई इस पर ताज्जुब है, आप अपने तमाम स्टैंड से पीछे हट रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी एक रोष होगा, एक नाराजगी होगी कि जब आप वोट मांगने जाते हैं तो कुछ कहते हैं, बाद में सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं? देखो, रोष, नाराजगी और भ्रम तीनों है, वो बीजेपी के नेतृत्व के कारण है और ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना स्वभाव है कि जब वो कोई निर्णय लेते हैं इस प्रकार से जो कि पार्टी के अभी तक की चली हुई मान्यता, उनके अपनी कही हुई बातों और उनके अपने सिद्धांतों से थोड़ा विपरीत जाता है, तो उस पर पार्टी की मीटिंग बुला करके कभी उस पर बहस और विचार नहीं होता। ये पहले भी हुआ है, तो इसलिए मुझे वहां तक नहीं है। बाकी पुष्पेंद्र जी की जो भावना है, जो इनके अंदर एक गुस्सा और उत्तेजना है, मैं उससे तो मैं सहमत हूं एक देशभक्त के नाते, लेकिन कुछ बातों को यहां समझने की जरूरत है। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने विकल्प क्या था। भारतीय जनता पार्टी के सामने 3 विकल्प थे। या तो जम्मू कश्मीर फिर से चुनाव में जाए, दूसरा विकल्प यह था कि भारतीय जनता पार्टी पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को बनने दे, उसकी एक बड़ी कोशिश हो रही थी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जम्मू कश्मीर में मिलना वैसे ही है जैसे तमिलनाडु में द्रमुक और अन्ना द्रमुक का मिलना। पीडीपी नहीं चाहती थी कि हम उनके साथ जाए एनसीपी, की दोनों का वजूद एक दूसरे पर निर्भर है, वो मिल, क्योंकि आखिर ये पहले एनसी में ही थे।
तीसरा जो इनके पास जो विकल्प था वो यही था कि हम मिलकर किसी के साथ सरकार बनाए। कांग्रेस के साथ जा नहीं सकते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक प्रकार से उसके खिलाफ जनादेश था, तो ये स्थिति बनती थी। अब यहां समस्या थी कि अगर सरकार बनानी है तो ये दो ध्रुवों के बीच कैसे एकीकरण हो, क्योंकि ये मालूम है कि पीडीपी एक अलग ध्रुव है, भारतीय जनता पार्टी एक अलग ध्रुव है, दोनों उत्तर और दक्षिण ध्रुव है। तो इस समय जो मेरी मान्यता है कि मैं ये नहीं मानता हूं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है कोई अचरज की बात कर रहे हैं। हालांकि उसका पूरा जो 1.5 घंटे का प्रवचन था उसमें केवल यही बात नहीं थी, और भी बातें थी। जैसे लोगों ने पूछा कि अफस्पा आप हटाएंगे, उसने कहा कि अफस्पा जब हटना होगा अपने आप हट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो विशेष सेना का अधिकार मिला है उस पर कोई समझौता नहीं हुआ है, पहली बात है। तो मैं अभी उत्तेजना में नहीं हूं, क्योंकि फैसले उत्तेजना से नहीं होते हैं। अब इस समय जो हमारे मन में जो भाव उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस सरकार के साथ सरकार में रहते हुए क्या व्यवहार करना चाहिए, मूल प्रश्न ये है। और केंद्र सरकार को क्या उसके प्रति रवैया होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन के रूप में क्या रवैया होना चाहिए। मेरा अपना मानना यह है कि जिस प्रकार से मुफ्ती मोहम्मद सईद या कोई अपने खुल के बयान देते हैं, सरकार में रहते हुए भी आप अपनी बात रख सकते हैं, उसका खंडन कर सकते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी आक्रामक ढंग से नहीं कर पा रही है। यह इस पार्टी की एक बड़ी कमजोरी है, इसका संदेश जाएगा। लेकिन फिर भी मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। एक, मुफ्ती मोहम्मद सईद पहले कांग्रेस में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए, कांग्रेस के समर्थन से ही वो मुख्यमंत्री बने थे। उस समय भी उनकी भाषा ऐसी ही थी, ये नहीं था कि वो कुछ बोलते थे, थोड़े शब्द अंतर थे, ऐसी ही भाषा थी, हमको रोज टिप्पणी लिखनी पड़ती थी, हम लोग लिखते थे। अंत में नौबत यहां तक आ गई कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन टूटने के कगार पर हुआ। गुलाम नबी आजाद जैसा आदमी नहीं हुआ, वो टूट गया। तो मुझे तो लगता नहीं कि 6 वर्ष चलेगा, एक बात। लेकिन ये जो लोग चिल्ला रहे हैं, पहले आपने उसको स्वीकार किया है। दूसरी बात, 1989 में जब वो बने थे गृह मंत्री, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से ही बने थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई पहली बार सपोर्ट नहीं दिया है। 1989 की सरकार जो थी वो भारतीय जनता पार्टी और वामपंथियों के समर्थन से चलने वाली सरकार थी, जिसमें रूबिया सईद का तथाकथित अपहरण हुआ था और गई थी। तो भाजपा ने पहले भी उसको समर्थन दिया हुआ है, आज पहली बार नहीं दिया है। लेकिन तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के बारे में देश को क्या बताना चाहती है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। केवल इतना हमारा है, सरकार बनने के मैं पक्ष में था, जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अधीन नहीं जाना चाहिए था, एकमात्र यही विकल्प था। लेकिन उस विकल्प में आप अगर आत्मसमर्पण कर देते हैं, अगर आप मुफ्ती मोहम्मद सईद की तुष्टीकरण में लग जाते हैं, तो वो भारत के हित के विरुद्ध होगा। और दुर्भाग्य से इस समय भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा जो नरमीपन और लचीला है, वो तुष्टीकरण की ओर संदेश जा रहा है कि आप तुष्टीकरण की ओर जा रहे हैं। चलिए, शकील अंसारी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट हैं। अंसारी साहब, आपसे समझना चाहेंगे इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं आप, इसमें गेन करने वाला कौन रहेगा? क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हर मुद्दे पर जो है एक तरीके से पीछे दिखाई दे रही है, मुफ्ती मोहम्मद सईद को काफी एज दिखाई दे रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को, और जो जिस तरीके से सदन में बयानबाजी हो रही है, वहां पे कहा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि दिल से जब कोई इच्छा पूरी करने की बात होती है तो उसमें फौरन क्या कमी हो रही है, क्या नुकसान हो रहा है, ये नहीं देखा जाता है। तो बीजेपी की ये बड़ी पुरानी इच्छा है कि कश्मीर में उसकी सरकार बने, चाहे फुल फ्लेजेड ना बने, सहयोग से ही बने। तो इसमें उनकी एक उपलब्धि है कि वो बीजेपी मुफ्ती साहब के कांधे पर ही बैठ के एक सरकार कश्मीर में दिया, जिसके लिए उनको एक क्रेडिट है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो नारा दिया जाता है, तो कन्याकुमारी तो अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कश्मीर में कम से कम वो पहुंच गए हैं। तो इसके लिए अब जो बात अभी हमारे अवधेश जी ने बोला और पुष्पेंद्र जी ने बोला, पुष्पेंद्र जी जरा सा ज्यादा जज्बात में थे, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि इतना जल्दी कोई रिएक्शन इस तरह से होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि सब समझी भी बातें, जैसे अवधेश जी कह रहे हैं, कोई मुफ्ती सईद कोई आज के नेता तो है नहीं, उनका इतिहास भी जैसे वो कांग्रेस से लेके आज तक का उन्होंने बताया, सारे इतिहास से ही है। घाटी में जो पार्टियां हैं
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, और ये जो पैंथर पार्टी है या कांग्रेस है, उसका वजूद ज्यादातर जो है ये जम्मू के इलाके में है। तो घाटी में ही टेररिज्म या सेपरेटिस्ट आंदोलन और बॉर्डर, ये सब चीजों का इम्पैक्ट है। इसलिए केंद्र की सरकारें हमेशा चाहती हैं वहां पर कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस कितनी मजबूरियों के सहारे भी कायम रहे। तो बीजेपी ने भी वही काम किया, लेकिन बीजेपी ने जो काम किया उसको उनको अपनी तमाम बातों की अवहेलना करनी पड़ी। अब जैसे चुनाव के लिए वो कहते हैं कि चुनाव हम कराते, दिल्ली में 1 साल में दूसरा चुनाव वो करा सकते हैं तो कश्मीर में भी करा सकते थे, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी। जैसे अभी हमारे अवधेश भाई कह रहे हैं कि मिनिमम पॉइंट का अभी तक उल्लेख नहीं है। अभी आपने पैकेज देखा है महबूबा मुफ्ती का, उन्होंने बहुत सी पॉइंट को खुल के नहीं लेकिन आग खुल के कहा कि बहुत सी चीजें, ये सब चीजें हैं जो कंट्राडिक्टरी चीजें हैं जिसके बेस पर पूरे देश में बीजेपी चुनाव लड़ती है, उनको किनारे कर दिया गया। इसलिए बीजेपी भी अपने तरीके से चलती है और हम समझते हैं कि जो दोस्त और दुश्मन का दोस्त होता है, तो ये 2 दुश्मन हैं, वो एक दूसरे के दोस्त हो गए हैं। अब सरकार ने तो 2 दिन हुआ ओथ लिया है, हमको लगता है कि थोड़ा देर उसको देखना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए। अगर कंट्रोल करने में वो विफल होते हैं तो बीजेपी को भी अपनी अक्ल का सबूत और देशभक्ति का सबूत देना चाहिए। राजनीतिक लाभ किसे मिलता हुआ देख रहे हैं इस घटना? राजनीतिक लाभ अभी बीजेपी को मुझे लगता है कि मिल रहा है। ये हजार कहिए कि उनकी इच्छा की पूर्ति, मैंने सीधे कहा कि किसी की ख्वाहिश की पूर्ति हो जाए उसके लिए कितना लाखों करोड़ों गंवाने के लिए लोग तैयार होते हैं। तो उनकी कश्मीर में सरकार बनाने की इच्छा की पूर्ति हुई है, उसके लिए कुछ गंवा रहे हैं, आगे देखा जाएगा। चलिए, राजीव खोसला साहब भी हमारे साथ बने हुए प्रवक्ता हैं पैंथर्स पार्टी के। खोसला साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी के भी बयान हमने देखे और वो आ रहे हैं जिस तरीके से, वो लोग भी काफी नाराज हैं जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस स्थिति को जम्मू कश्मीर की? देखिए ऐसा जी, प्रोफेसर भीम सिंह ने आज ही एक बाइट पे कहा था कि 1953 में शेख अब्दुल्ला साहब ने भी ऐसा ही बयान दिया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी ने, उनके दोस्त भी थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया था। और कहीं ऐसा ही बयान के हिसाब से इनको भी कुछ ना कुछ ठीक एक्शन लेना चाहिए कि जो ये बीजेपी ने गठबंधन किया, अगर ये गठबंधन का कोई दूसरा चारा नहीं था तो 2 महीने इंतजार क्यों किया गया? 2 महीने पहले सरकार बना देनी चाहिए थी। अगर इतना ही था कि इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था, 2 महीने पहले सरकार बना देनी चाहिए थी। और जिस प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब परमिट तोड़ा था 1953 में और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद में फिर उनकी 4 महीने के बाद ही उनको श्रीनगर में मार दिया गया था, जिसके बाद से कि ये सारा का सारा विवाद चला। और करने के बाद जब एक धारा 370 की बात आ जाती है कि जब 1950 में, प्रोफेसर भीम सिंह ये एक ही बात पूछते हैं हमेशा, 1950 में जब सभी रियासतों को इकट्ठा कर दिया गया था तो जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं इकट्ठा किया गया था? और 1952 में जब हरि सिंह जी चले गए थे तो फिर ये 370 क्यों नहीं खत्म हुई उस वक्त? रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो सवाल उठ रहे हैं, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से? क्या कोई लगाम लगाने की कोशिश होगी या इस तरह की बयानबाजी चलती रहेगी? और ये चलती रहेगी तो आपकी पार्टी के लिए भी काफी खतरनाक साबित होगा। ऐसा है, कोई किसी टाइप से खतरनाक साबित होने का मतलब नहीं है। आपने कोई एक्शन देखा कि गृह मंत्री महोदय ने, माने राजनाथ सिंह जी ने तो बस सिर्फ अपने आप को अलग किया है, नहीं, अपने को नहीं किया, बल्कि सीधा कहा इसमें भारत सरकार और पार्टी कतई उनके इस स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल नहीं है, बहुत ही बोल्ड तरीके से कहा है। दूसरी चीज एक और मैं बात, सरकार भी नहीं है साथ, उन्होंने कहा कि ये भारत सरकार प्लस जो है दल का कोई भी इस स्टेटमेंट से समर्थन करने का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हम सरकार उनकी सरकार है, मुफ्ती सरकार है, आपकी सरकार का चीफ मिनिस्टर है, उनके साथ आप शेयर होल्डर हैं, और वो चीफ मिनिस्टर बोल रहा है तो आपने उससे विड्रॉ कर लिया कश्मीर में। हम ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, ऐसा विड्रॉ मीन्स जो है उनके साथ, जो सरकार के साथ विड्रॉ नहीं, उनके स्टेटमेंट से हमने विड्रॉ किया है कि हमारा उनके स्टेटमेंट से इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो सकता है, कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज एक और बात बता दूं कि जैसा कि दलित पैंथर वाला जो मामला है, अब मैं भी चूंकि प्रोफेसर भीम सिंह जी को मैं भली भांति जानता हूं, अब क्योंकि हालांकि वो भी 0 पर आउट हैं, लेकिन क्योंकि वो एज ए एडवोकेट होने के नाते वो मेरे भी साथी एडवोकेट है। पिछले टाइम पे भी मैंने कहा था कि जहां हमारे ही लोग, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग
और लीगल बेसिस पे मैं जब उनका चेहरा देखता हूं तो वो भी मिलिटेंट की जो है वो भी पता चला कि वो केसेस में खड़े हो जाते हैं, तो किस जबान से बोल रहे हैं। दूसरी चीज एक और है कि यहाँ जो इनका जो तरीका है, एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं कि चूंकि मैं भी जो काफी टाइम से मुफ्ती मोहम्मद सईद को ढंग से मैं भी जानता हूं, लेकिन जानने का मतलब जैसे कहा कि उनके साथ नहीं हो जाना चाहिए था, इनके साथ क्यों बना लेना चाहिए था। जम्मू घाटी के साथ साथ जम्मू के लोगों को किसी भी सूरत से अलग नहीं किया जा सकता, और ये जो है हिंदुस्तान का एक दिल है। सवाल और का दिल जवाब के नहीं दिया आपने कि अब आज शाम तक एक और बयान आ गया, कहा ये आ गया कि जितने विधायक हैं पीडीपी के करीब 8-9 विधायकों ने बाकायदा लिखित बयान दिया कि बहुत गलत हुआ और अफजल गुरु के साथ उसको फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी, न्याय नहीं मिला, उसे जस्टिस नहीं मिला इंडिया में। ये भी कहा गया कि उसके जो अवशेष हैं उसको वापस लाया जाए। क्या स्टैंड है पार्टी का इस पर? नहीं, अभी ये स्टेट के बारे में चूंकि स्टेटमेंट नहीं देखा, लेकिन एक अभी स्टेटमेंट अभी आपके क्लिपिंग चल रही थी कि उन्होंने उस शब्दों से विड्रॉ किया है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी दिखाया जा रहा था, वो थोड़ा ही दिखाया कि उस स्टेटमेंट से कोई प्रवक्ता वगैरह ने विड्रॉ किया है। किसने विड्रॉ किया? अभी क्लिपिंग आ रहा था, थोड़ा वो पूरा नहीं दिखाया गया। इस बीच कुछ एक रिएक्शन भी आए हैं मुफ्ती की तरफ से, आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। They recognize this institution of democracy और मैं कोई नहीं है। I don't want to content। जो मैंने कह दिया है यही कह दिया है, स्टैंड बाय। जी चलिए, इस बीच स्टैंड बाय कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट पर। ऐसा नहीं है कि अगर गृह मंत्री ने बोल दिया है, अपने आप को अलग कर लिया है, तो उनको कोई रिग्रेट हो, या उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी जबान पर थी। वो स्टैंड ले रहे हैं कि जो कहा है वो सही कहा है। रतन साहब, नहीं, मैं इनके स्टैंड को मैं बिल्कुल गलत साबित करता हूं, और ये बिल्कुल गलत है। और ये जो भी कुछ हुआ है, ये देश की सुरक्षा व्यवस्था ने, देश के इलेक्शन कमीशन ने, उसकी बदौलत हुआ है, और हम इनके शब्दों की टिप्पणी के बिल्कुल घोर विरोध में है। और इस टाइप की चला रहे हैं विरोध में रहकर सरकार। देखिए एक और भी चीज है, अभी 2 दिन का मैंने अंसारी जी भी स्वयं भी इस बात को 2 दिन के अभी चलने से ये सारी चीजें, और वो भी समझ रहे हैं कि सरकार इस कथनी करनी चाहिए, इस टाइप से नहीं चलनी जो, और इस टाइप का उनको अपना रवैया बिल्कुल बदलना पड़ेगा। और इस रवैये के साथ कतई हम लोग जो है ये देश के उस धारा को, उस व्यवस्था को, जिस देश के चुनाव इलेक्शन कमीशन ने, देश की आर्मी फौज ने जिस तरह से ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराया, उसमें देश की जनता और जम्मू कश्मीर की जमहूरियत की वो है। पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, कॉमन यूनियन प्रोग्राम की बात की जा रही थी, सब कुछ जब पहले से तय था, फिर इस तरह के स्टेटमेंट की, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो समझौते हुए हैं दोनों पार्टियों, या तो आप अपना अपना स्टैंड रखती। अब ऐसे कंट्रोवर्शियल विषय पे बोलने की आवश्यकता क्या थी? चाहे वो पीडीपी की तरफ, जो विधायकों की तरफ से बयान आया है अफजल गुरु को लेकर के, या फिर इस तरह का बयान आया है, क्या आपको लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर अपना पॉलिटिकल स्कोर सही करने के लिए ये बयान दिया गया है? देखिए, मैं इसको नहीं मानता कि ये बड़ा कोई मासूमियत से दिया गया, जल्दबाजी में दिया गया बयान है। और आप ये देखें कि इस गठबंधन में, ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो अपनी बात कहेंगे और उनको लगता होगा, इस गठबंधन में जिस तरीके से पूरी भारत सरकार का मुखिया वहां मौजूद था, और तमाम मुरली मनोहर जोशी से लेकर अडवाणी और अडवाणी से लेकर अमित शाह वहां मौजूद थे, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि पूरी पार्टी, पुराने मार्गदर्शन मंडल सब वहां मौजूद थे और उनकी देखरेख में हुआ। तो एक निशान, एक विधान का राग अलापने वाले लोग जो थे, 2 विधान और 2 झंडों पे वहां सबने, पूरे देश ने देखा। मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने से पहले जम्मू कश्मीर में मैनिफेस्टो जारी नहीं किया और कहा साहब हम विजन डॉक्यूमेंट लाएंगे। उस विजन डॉक्यूमेंट में धारा 370 नहीं था, सबको समझ में आता था, और ये सब जानते थे कि नरेंद्र मोदी जो भारत माता की जय दोनों हाथों से कहते थे, उस भारत माता से नफरत करने वाले लोगों के जब बीच में वो पहुंचे तो उनके ना हाथ ऊपर गए ना आवाज निकली हलक से। सवाल यह है कि जम्मू में आप आते थे तो धारा 370 की बड़ी पुरजोर वकालत करते थे, आप भारत माता की लगाते थे। मुझे लगता है कि मुफ्ती साहब के पास समय कम है, काम ज्यादा है। मुफ्ती साहब को उनको थैंक्स करना था जिन लोगों ने, क्योंकि मुफ्ती साहब की पार्टी ने गली में, मोहल्लों में मुसलमानों से खुलेआम अपील की कि अगर हिंदू मोदी को रोकना है, अगर कश्मीर को बचाना है, तो इस वक्त कुछ सब भूल जाओ, और तमाम हुर्रियत के लीडरों से इनकी सीक्रेट मीटिंगें हुई, उनको थैंक्स करना था, उन्होंने थैंक्स कर दिया। मेरा सवाल पुष्पेंद्र जी की 1 मिनट में इसमें जानकारी दे दूं मैं जी। पहली चीज तो मैंने वहां भी जम्मू कश्मीर में भी कहा था, 370 का मीडिया ने भी कई बार जो है इस क्वेश्चन को राइज किया, तो मैंने भी वहां कहा कि 370 ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है,
ये किसी डिबेट या किसी पंचायत में तय होने वाला आर्टिकल नहीं है। नो, और पार्टी ने भी किसी भी टाइप से, क्योंकि जम्मू कश्मीर इसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में डिसाइड नहीं कर सकता, और नहीं तो विजन डॉक्यूमेंट में ना वहां कहा कि ये इस स्टेट के लिए खाली स्टेट नहीं, नहीं ले सकता। नहीं कह रहा, वो तो मैं भी दूसरी चीज जो आपका विजन डॉक्यूमेंट है वो आपको याद दिला रहा हूं। नहीं, विजन डॉक्यूमेंट विजन डॉक्यूमेंट याद दिला रहा हूं, जो भी था बड़ा स्पष्ट था, उसमें कहीं भी अंतर्द्वंद नहीं था, अंतर्द्वंद बिल्कुल नहीं था। दूसरा एक और भी चीज बता दूं, जो लीडर्स का जाना वहां हुआ, ये देश की पार्टी का और देश का और सरकार का सबका जो है जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, और उस अभिन्न अंग पर अगर लीडर्स गए हैं तो उनकी मंशा दूसरी नहीं, उनकी मंशा देश की। नहीं, आप इसको पॉलिटिकली वही समझेंगे जो आपका दिल कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने विजन डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं है बीजेपी का। एक चीज आपसे अवधेश जी समझना चाहेंगे कि आखिर में जिस तरीके से बयानबाजी हुई है 2 दिन के अंदर, क्या थोड़ी जल्दी में है मुफ्ती मोहम्मद सईद? क्या उनको भी पता है कि ये सरकार जो है 6 साल नहीं चलेगी? अगर बीच में जाते हैं तो कम से कम एक माहौल रहे कि जो मेरा स्टैंड था, जिसको लेकर के जिस चीज़ पे हमने वोट मांगा था, उस चीज़ को लेकर के हमने बीजेपी के साथ रहते हुए भी अपनी बात को पूरे मुकम्मल तरीके से रखा। नहीं, इसको अब ये नहीं है कि वो जल्दीबाजी में है या वो मानते हैं कि अभी सरकार नहीं चलेगी, ये नहीं है। देखो, इसको ठीक से हम लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से विचार कर रहे हैं। अब जरा पीडीपी के नजरिए से इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, पीडीपी ने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था, निश्चित। एक दूसरा ये ध्यान रखिए, जो पुष्पेंद्र जी कह रहे थे वो बात सही है कि पूरे जगह यही प्रचार था कि अगर नरेंद्र मोदी आ गया तो क्या हो जाएगा, धारा 370 हट जाएगा, तुम्हारी ये हो जाएगी, यहां सेना का शासन हो सकता है। तो ये भय पैदा हुआ। तो कश्मीर में एक ध्रुवीकरण इस बार वोट का हुआ। पीडीपी से एक भी हिंदू चुनाव नहीं जीता, सारे 28 के 28 मुसलमान हैं टोटल। कांग्रेस से एक भी हिंदू चुनाव नहीं जीता, सारे के सारे मुसलमान है। केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2 हिंदू जीता। तो एक वहां स्ट्रेटेजिक वोटिंग हुई, कश्मीर के मुसलमानों ने एंटी बीजेपी वोटिंग किया। तो आप सोचो कि पीडीपी बिल्कुल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़के आई है, और जो वहां अलगाववादी समूहों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, वो चुनाव के बहिष्कार की आवाज कम कर दी थी बाद में इसी भय से। नहीं तो गिलानी साहब के क्षेत्र में 30% चुनाव हो गया, 1% हुआ था लोकसभा चुनाव के समय। तो पीडीपी के सामने समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जाते हैं तो जो हमारे समर्थक हैं, जिनने हमको वोट दिया है, जिनने समर्थन दिया है, उनको हम क्या जवाब देंगे? जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ ये समस्या है, वैसे ही पीडीपी के साथ समस्या है। तो आप इसको अगर नहीं देखेंगे तो उस बयान को नहीं समझेंगे। एक दूसरा, वो जो बयान दे रहे हैं, हालांकि उतना बयान नहीं है जितना, जैसा उसने ये नहीं कहा कि आतंकवादियों ने और पाकिस्तान के कारण ही हो गया। उसने ये कहा कि भाई अगर वो हमला करते, उसका जो बयान है देखो थोड़ा घुमा के है, अगर वो हमला करते, बाधा डालते तो चुनाव में दिक्कत आती। हालांकि तथ्यता गलत है, अभी मैंने निकाला है, मैं बता सकता हूं कि उस चुनाव के दौरान कब कब हत्या हुई है, कितने हमले हुए हैं, उड़ी से लेकर के लगातार हुए हैं। तो हुआ है, वो तो हमारे काम का है, लेकिन उनके लिए आवश्यक है इस समय, क्योंकि उन पर वहां प्रश्न उठ रहे हैं, उनकी वहां खिलाफत हो रही है। जब सरकार बनने के बाद जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जश्न मनाया, लेकिन कश्मीर की घाटी में जश्न नहीं मना है। तो वो अपने कंस्टिट्यूएंसी को, अपने वोटर को एड्रेस कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। अब मैं यहां उदाहरण दे रहा हूं गुलाम नबी आजाद का। जब गुलाम नबी आजाद ने देखा कि भाई इनका सेपरेटिस्ट बयान जारी नहीं होना है, तो गुलाम नबी आजाद ने स्वतंत्र बयान देना शुरू कर दिया, और उसने मुख्यमंत्री रहते हुए कहा कि कश्मीर से सेना को विशेष अधिकार नहीं हटाया जाएगा, सरकार रहे या जाए, कश्मीर का विसैन्यीकरण नहीं होगा। और बिल्कुल वो खुल के पीडीपी के खिलाफ बोलने लगे थे लास्ट समय में, क्योंकि ये इनकी अपनी मांग थी आतंकवादियों के समर्थन में, और अंततः जो है दोनों के गठबंधन टूटे थे। तो वो इस बात को भारतीय जनता पार्टी केवल ध्यान में रखने की जरूरत है। लेकिन मैं शकील भाई की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अभी सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन अगर लागू होगा, बाकी होगा, उससे हमारी स्थिति नहीं सुधरेगी। वहां एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस किसी प्रकार से कायम रहे, ये आवश्यक है। अभी वो बोलते थे, मैं पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, मेरा मानना है कि अगर इस सरकार के नहीं बनने से 370 हट जानी हो, अगर इस सरकार के नहीं बनने से वहां अलगाववादी सुधर जाने हो, आतंकवादी खत्म हो जाने हो, तो मत बनाओ, ये होना नहीं था वहां।
लेकिन इतना ही है कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को जो भूमिका निभानी चाहिए सरकार में रहते हुए भी इनके विरुद्ध वो निभाए, इतना मैं केवल कहूंगा। लेकिन ये उसके बयान को मैं इतना बड़ा अभी नहीं मान रहा हूं कि बिल्कुल पाकिस्तान के समर्थन में हो गया और बिल्कुल उससे दुनिया उलट जाएगी। राजीव खोसला साहब, क्लोजिंग रिमार्क आपकी तरफ से, अब कैसे देख रहे हैं इस सरकार का भविष्य? क्या लग रहा है चीजें आसानी से गुजर जाएंगे 6 साल, या अभी और खटपट होनी बाकी है? नहीं, खटपट तो शुरुआत हो चुकी, जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। बात दरअसल ये कि अब मोदी जी ने उस वक्त एक बड़े जोरों शोरों से कहते थे बाप बेटी का शासन और माँ बेटी का शासन को हम रहने नहीं देंगे, मगर परिस्थितियां ऐसी बनी, चाहे वो सत्ता का लोभ समझ लो, कुछ भी समझ लो, कि उन्हीं के साथ गठबंधन करा पड़ा, चाहे जिस तरह से भी करके। तो कुल मिला के ये है कि आपकी पार्टी अगर इस समय 2-4 सीटें आपको मिली होती, आप किस नहीं, आपने तो इसके विपरीत धारा को लेकर के सारे कर्म करने का काम किया। नहीं, अगर आपकी पार्टी वहां जीती होती इस समय, आप क्या चाहते हैं कि खत्म कर दिया आपका, सरकार नहीं बननी चाहिए थी? नहीं, सरकार अगर देखो जब स्थिति नहीं है, अगर जिनको हम गाली दे रहे हैं उनके साथ सरकार बना रहे हैं, तो इससे तो अच्छा नहीं बननी चाहिए थी। तो या तो गाली मत दो, ये तो वो हुआ कि कथनी और करनी का फर्क नहीं। अगर सरकार न बनने से उनकी आवाज बंद हो जाती तो आप हमको समझा दीजिए। मुझे ये पूरा मालूम है कि तो ये लगता है कि कम से कम कांग्रेस ने उनके साथ सरकार बनाई तो कुछ काम संयमित होके हुए। कम से कम अगर भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई है तो कुछ उसका राष्ट्रीय परिदृश्य वहां कायम रहेगा। अगर आप अकेले इनको छोड़ देंगे तो पता नहीं और क्या कर सकते हैं ये। चले फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हमको लेना पड़ रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं साहब? 10 सेकंड जी। बस एक ही लाइन में हम कहना चाह रहे थे ये कि अभी कह रहे हैं ना, वो एक शेर है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए, तो निश्चित रूप से इसी शेर के साथ इस मुद्दे को अंजाम देते हैं। देखते हैं ये है कि आने वाले समय में किस तरह के बयान आते हैं और क्या बीजेपी की तरफ से भी दबाव बनाने की कोशिश होगी, या फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जी। भारतीय जनता पार्टी जिसको समर्थन देती है उसके लिए अपनी बलि चढ़ा देती है। लैला मजनू से ज्यादा इनका मोहब्बत हो जाता है। नीतीश की तरह लात खा लाएंगे, नवीन पटनायक की तरह हो सकता है। लेकिन बयान तो देना पड़ेगा। अगर नेशनल मुद्दे पे बोला जा रहा है तो क्या आपको बोलेंगे? तो आप ये खुल के आप ये बोलेंगे कि मतलब कि भारत के अंदर न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बीजेपी इसमें शामिल रहेगी। जनता पार्टी ने तो मैंने वो जो किया ये हम लोग तो उसके कारण भाजपा पीडीपी को अनुशासित रख पाएगी। वही नहीं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो नहीं कर पाएगी। चलिए, वो तो आगे बीजेपी के ऊपर डिपेंड करता है। वही मैं कह रहा हूं कि आगे देखना है क्या बीजेपी कुछ दबाव बना पाती है या इस तरह की बयानबाजी चलती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे आम आदमी पार्टी के अंदर छिड़े हुए गृह युद्ध की। घटना चक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं और अब हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के अंदर मचे हुए गृह युद्ध की। जी हाँ, खबरें इस तरह की आ रही हैं कि 4 तारीख को जो बैठक होनी है पीएससी की, उसमें योगेंद्र यादव और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रशांत भूषण को पीएससी से बाहर किया जा सकता है। जिस तरह का अंतरकलह देखने को मिल रहा है, तमाम तरह की चिट्ठियां लीक हो रही हैं, तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्या होगा आम आदमी पार्टी का। लेकिन सबसे पहले सुनिए जरा संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आम आदमी पार्टी के नेता। मैं आज आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि जो पिछले 2 दिनों से ये पत्र लीक करके जो कुछ भी चर्चा बाहर हो रही है, परिवार के बाहर हो रही है, उससे कार्यकर्ताओं को और हजारों लाखों वो लोग जो बड़ी उम्मीद से इस पार्टी की ओर देखते हैं, उनके बीच में हम लोगों की छवि एक मजाक सी बनती जा रही है। कार्यकर्ताओं में घोर निराशा पैदा होती है जब हमारे वरिष्ठ नेता बार बार इस तरह की कारगुजारियों को, इस प्रकार के कृत्य को करते हैं। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश, मतभेद रखने का पूरा अधिकार है,
लेकिन पार्टी फोरम के अंदर मतभेद रखने का अधिकार है। लेकिन जब बार बार आप पार्टी के अंदर की बात को, पार्टी के अंदर के मतभेद को बाहर करते हैं तो मतभेद नहीं है, कोई भेद है। जो बैठक हुई 17 लोगों की, उसमें कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, इसलिए फिर से एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी 4 तारीख को मिल रही है। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेगी तो जो भी हमारा निर्णय होगा उसके ऊपर एक आधिकारिक बयान हम जारी करेंगे। चलिए, इस विषय के लिए ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए सभी पैनलिस्ट से निवेदन रहेगा कि संक्षेप में अपनी बात रखें। अंसारी साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। ये कहानी आज की स्क्रिप्ट लिखी नहीं गई है। जब लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई थी उस समय ही बवाल मचना शुरू हो गया था। योगेंद्र यादव की चिट्ठी जा रही थी, मनीष सिसोदिया की चिट्ठी जा रही थी। मनीष सिसोदिया कह रहे थे अरविंद केजरीवाल को हटाना चाहते हैं योगेंद्र यादव। उस समय की चिंगारी अब पूरी तरह आग में तब्दील हो गई है, जो घमासान मचा हुआ है, और 4 तारीख को इनको पीएससी से बाहर कर दिया गया। लगभग ड्राफ्ट तैयार है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये जो आंदोलन था और जिस आंदोलन से इनको लाभ हुआ, इत्तेफाक से दिल्ली में उस वक्त निर्भय का आंदोलन और भी कई चीजें जिसको मिला जुला के ये आंदोलन था, तो ये आंदोलन को बहुत अच्छी तरह से लोग समझते हैं और देखते हैं और उससे सेंटिमेंट जोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही ये पॉलिटिकल पार्टी में तब्दीली आती है तो ये इसको हम बड़ा आम तरीके से देख रहे हैं। ये सत्ता के झगड़े हैं, उसके कारण है। अब देखिए, जब जेपी आंदोलन था, जेपी आंदोलन बिहार से हुआ था, हमारे अवधेश भाई बैठे हैं, जैसे सत्ता आई उसके बाद तरह तरह की बात हो गई। और जब 1977 में आप देश में एक नया आंदोलन हुआ और बहुगुना और क्या कहता है शाही इमाम और सब अलग तरीके से जुड़े, और पहली ही मीटिंग में शाही इमाम ने अपना डंडा दिखा दिया मुरारजी देसाई को कि हम जिस तरह से वो कांग्रेस को डंडा दिखाया है तुम्हारी सरकार को भी दिखाएंगे। तो उन्होंने बड़ा डिटर्मिनेशन के साथ उनको अलग कर दिया और अलग। तो अब सवाल है कि पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, आंदोलन है नहीं, वो इमेज नहीं है कि अब स्वच्छ इमेज और फला और चिला। अब पॉलिटिकल तरीके से इनको करना है तो मतभेद होगा। तो ये दो सूरत है, या तो ये आपस में मिल बैठ के बांटे, शेयर करें सत्ता, और नहीं शेयर करेंगे तो डिवीजन होगा, और कोई खास बात तो है नहीं। पुष्पेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक पार्टी हो गई है? जिस तरीके से जो तमाम संस्थापक सदस्य थे, चाहे वो शाजिया इल्मी हो, बीच में कुमार विश्वास की नाराजगी की बात आई, और भी कई लोगों ने पार्टी छोड़ी, और अब योगेंद्र यादव और जिस तरीके से प्रशांत भूषण का नाम आ रहा है, इससे पहले भी शांति भूषण के जो बयान आ रहे थे, प्रशांत भूषण हालांकि उसको डिफेंड कर रहे थे पार्टी की तरफ से, लेकिन कहा जा रहा था ये लोग जानबूझ करके पार्टी की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और योगेंद्र यादव चाहते हैं कि एक पद एक पार्टी, एक व्यक्ति एक पद का जो नारा था उस पर कायम रहे। संयोजक भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। कैसे देख रहे हैं आप जो स्थिति बनी हुई है? देखिए, जो बात शकील भाई कह रहे हैं कि आंदोलन में और राजनीतिक दल चलाने में जमीन आसमान का फर्क है। आंदोलन में तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के लोगों का एक अलग अपना एजेंडा होता है, लेकिन जब पार्टी बन जाती है तो पार्टी में कुछ न कुछ आपको नियम बनाना होता है। अभी मुझे लगता है जुमे 4 दिन इस पार्टी को अपने वजूद में आए हुए हैं, वो पहली हुकूमत है। अब हाई कमांड कल्चर वाली बात पे सवाल उठना शुरू हो गए हैं। तो कांग्रेस में 70 साल के बाद और बीजेपी में 50 साल के बाद अगर ये लोग सवाल उठा रहे थे, तब इनको लगता था कि ये पार्टी चलाना बड़ा आसान काम होता है। 67 एमएलए जीत के आए हैं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के बाद में योगेंद्र यादव ये चाहते थे कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि ये उनको उम्मीद थी कि मैं वहां एज ए चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट होऊंगा, और पहले ये कोशिश भी की गई। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल ने एक तरफा निर्णय लिया कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो अब ये तमाम सारे लीडर जो हैं, जिनके सियासी एम्बिशन है, किसी को राज्यसभा में जाना है, किसी को किसी विधानसभा में जाना है, अब वो तमाम सारी चीजें हैं, उसको केजरीवाल ने शपथ लेते ही समाप्त कर दिया है कि अब हम दिल्ली से 5 साल बाहर कहीं नहीं जाएंगे। तो केजरीवाल नौकरी पे लग गए हैं, 67 एमएलए को नौकरी पर लग गए हैं, कुछ और लोग हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए क्या है? जब तक सियासी लीडर और कार्यकर्ता को आप काम नहीं देंगे और आप हर वक्त झंडे और बैनर लेके रखेंगे, तो वो सियासी कार्यकर्ता के अंदर एक घुटन महसूस होगी। क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि भारतीय राजनीति में अभी वो वक्त आ गया है कि सारे लोग जो हैं
सब कुछ तन मन धन जो है वो देश को बदलने के लिए देते हैं। वो बदलते हैं देश को, लेकिन साथ साथ अपने कपड़े, अपने जूते, अपनी गाड़ी भी बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि तो देश बदलेगा। नहीं, इसी से वही मैं कह रहा हूं, वो इसी तरह से कांग्रेस भी बदली, अब बीजेपी भी उसी तरह पे चल रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि समस्या इस वक्त ये है कि ये जो 67 एमएलए हैं, इसमें से बहुत सारे एमएलए वो हैं जो हमारे प्रदेश बिहार से यहां दिल्ली के अंदर आईएएस और पीसीएस की तैयारियां कर रहे थे। देखिए, कोई 12-13 एमएलए ऐसे हैं जिनका कोई आंदोलन से लेना देना नहीं था, लेकिन वो चुनाव जीत गए हैं। अब वो चुनाव जीत गए तो वो कौन सी सेवा करना चाहते हैं? वो आईएएस बन के सेवा करना चाहते थे, आईएएस बने नहीं, अब वो नेता बन के सेवा करना चाहते हैं। 7 मंत्री बनेंगे, उसके बाकी लोग क्या करेंगे? तो उनके सामने संकट है और पार्टी के अंदर ये घुटन है। और अभी 2018 में जो राज्यसभा में लोग जाने हैं, उसकी सेटिंग अभी से हो गई है, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को आप जानते हैं कि ये पार्टी लाइन से हमेशा थोड़ा हटके बोलते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अभी ईमानदारी से बोलना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लोग उससे ताली तो बजाते हैं, लेकिन उससे आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। जो केजरीवाल ने जगलरी की कि कहीं उन्होंने अपने आप को बनिया कहा, कहीं उन्होंने पूरे कैंपेन में मुकेश अंबानी के बारे में चुपचाप बैठे रहे, कब कहीं स्टिंग ऑपरेशन की बात नहीं हुई, कहीं लोकपाल की और लोकायुक्त की बात नहीं हुई। तो ये तमाम सारी चीजों को मैं समझता हूं कि जो पार्टी में लोग हैं उनको समझ में आ गया है कि राजनीतिक दल ऐसे ही चलते हैं, वन मैन शो के चलते हैं, अच्छा लगे या बुरा लगे। इसलिए ये जो तमाम सारे लोग हैं, इनको लग रहा था कि चुनाव जीतने के बावजूद ही ये पार्टी आंदोलन के अंदाज में चलेगी, अब उनको सेटबैक लग रहा है। चलिए अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या भविष्य लग रहा है आम आदमी पार्टी का? क्या केजरीवाल सेंट्रिक हो जाएगी? और जिस तरह के मतभेद, आज दिलीप पांडे का भी एक चिट्ठी आई और कहा गया कि जो उस बहुत पहले जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, तब योगेंद्र यादव ने एक व्यक्ति को अप्रोच किया और कहा गया कि आपको हम परमानेंट मेंबरशिप दिलाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल संभाल नहीं सकते हैं संयोजक का पद, आप आइए और हमारे पक्ष में मतदान कीजिए। तमाम तरह की चिट्ठियां सामने आ रही हैं। जो लोकायुक्त हैं उन्होंने तमाम सवाल उठा दिए। ये जो चिट्ठियां लीक हो रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखो, एक जनता द्वारा नकारी गई पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के नाकाबिल नेताओं ने इस दिल्ली में जीवित कर दिया। वो पार्टी खत्म हो चुकी थी। लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के दरमियान ही उसके पार्टी उम्मीदवार पीछे हट रहे थे, उम्मीदवार आलोचना कर रहे थे। चुनाव खत्म होते ही साजिया इल्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि पार्टी क्रोनिक क्लिक में एक खड़ा हो गया, मतलब चांडाल चौकड़ी से गिर गई है। और वो दरवाजे पर खड़े होते हैं, किसी को अंदर जाने ही नहीं देते हैं। 4-5 लोग सारे फैसले कर रहे हैं, वो हंगामा हो गया था। तो वो पार्टी तो एक प्रकार से पार्टी के लेवल पर बिल्कुल खत्म हो गई थी, जिसका जिक्र आपने किया कि जो मनीष सिसोदिया तक को बयान जारी करना पड़ा कि योगेंद्र यादव पार्टी को खत्म करना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। फिर किसी प्रकार से पैचअप हुआ, फिर एक कमेटी बनी आनंद कुमार के नेतृत्व में, अभी फिर एक कमेटी बनी है। तो ये पार्टी 3-4 लोगों में घिरी थी। लेकिन अब जो स्थिति आ गई है कि सबको ये लगने लगा है, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, सबको, कि ये तो एक व्यक्ति पर माने अरविंद केजरीवाल ही सब कुछ है, हम लोग तो कुछ है नहीं यहाँ। अरविंद केजरीवाल जो बोलेंगे वही होगा, कार्यकर्ता वही सुनते हैं, लोग वही सुनते हैं, तो फिर हम कहां हैं? ये आवाज पहले भी उठी थी, लेकिन उस समय लोगों को बाहर जाना पड़ा था। तो ये मुझे बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। आम आदमी पार्टी एक पार्टी के रूप में अभी तक संगठित हुई नहीं है, और मुझे इसके संगठित होने की संभावना भी नहीं लगती है। उसकी विजय का मतलब यह नहीं कि आप उसको एक निश्चित पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए। आज के समय जो ये पुष्पेंद्र जी कह रहे थे, ये वही बात है जो चुनाव के पहले उस पार्टी के, खासकर लोकसभा चुनाव और उसके बाद जो लोग बाहर आए थे, वही एक दूसरे रूप में प्रकट हो रहा है। ये चलेगा। लेकिन अब यह है कि 67 एमएलए इनके पास है, तो दिल्ली में थोड़ी टूट फूट की संभावना कम है। कानून ऐसा बन गया है कि वो विधायक टूट के जा नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा अपना यह कहना है कि पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी को विकसित होने में या तो समय लगेगा, या अगली बार अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने ठीक से दिल्ली को संभाला तो ये इस पार्टी के अस्तित्व पर फिर प्रश्न खड़ा होगा। इसके अस्तित्व पर हमेशा प्रश्न खड़ा होता रहा है, हमेशा इस प्रकार की घटनाएं होती रही है, इसलिए मुझे नहीं है। लेकिन अब अगर होता है, मान लीजिए अगर प्रशांत, जैसे शांति भूषण जी ने साफ बयान दे दिया चुनाव के समय, किरण बेदी को वो कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा 1 करोड़ देके पार्टी को शुरू कराया था कि एक डिक्टेटर की तरह पार्टी चला रहा है। प्रशांत भूषण उससे सहमत थे, तात्कालिक एक चुनाव के दौरान बयान दे दिया, या साफ हो गया। योगेंद्र यादव बिल्कुल असहमत, वो अपना ग्रुप खड़ा कर रहे हैं अन्य राज्यों में, जिससे कि इसकी सहमति नहीं है कि हम यहां एक स्ट्रांग बन के एक मॉडल बनाए फिर दूसरे राज्यों में जाएं।
ये मांग रहे थे कि हमको हरियाणा का काम दे दीजिए, हम किसानों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करना चाह रहे हैं ताकि लीडर बने, वो मिल नहीं रहा है। तो वो इस प्रकार से एक महत्वाकांक्षाओं की तैयारी थी। ये सब लोग कांग्रेस और भाजपा से प्रतिशोध करने के लिए एक जगह इकट्ठे हो गए थे, लेकिन न तो वैचारिक एकता है, न सांगठनिक एकता है। आंदोलन में भी बहुत सारे लोग साथ नहीं रहे। ये तो कह रहे हैं 15, आप 67 उम्मीदवारों में से देख लीजिएगा ना, तो आधा से ज्यादा अन्ना आंदोलन के लोग नहीं है उसमें, वो कांग्रेस और भाजपा से आए हुए लोग जीत के आए हैं। तो आम आदमी पार्टी के यार वो तो पूर्ण विराम लग गया था। ये तो रमेश रत्न की पार्टी, ऐसे नाकाबिल लोग थे जिन्होंने उसको जिंदा कर दिया, कभी नहीं तो वो तो खत्म थी पार्टी। चले समय समाप्त हो रहा है। राजीव खोसला साहब, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। मेरा कहने का मतलब है कि जो 67 विधायक चुन के आए वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम से आए। जो विधायक चुने गए हैं उनको तो क्षेत्र में भी कोई नहीं जानता। और दूसरा, जो भी बीजेपी और कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है वो सिर्फ एक व्यक्ति के नाम से हुई है। हालांकि अरविंद केजरीवाल खुद ऐसे शख्स है जो संविधान को नहीं मानते, मगर फिर भी आज दिल्ली की जनता ने उनको चुन के। नहीं, पार्टी, उसकी पार्टी पर क्या प्रभाव होगा अभी तक उस पे सवाल सरकारी पार्टी रहेगी, राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व जो है उसका कमजोर होगा। रमेश चंद्र जी, आपकी राय क्या है? मैं तो बहुत ही गहरा एग्जाम्पल बता देता हूँ। जिस तरीके से बामसेफ के बाद 81 में DS4 बनी और 84 में जो बसपा बनी और 86 में उसका तोड़फोड़ हो गया और DS4 के ग्रुप में बामसेफ टूटा, और वो तो कैडर बेस था। लेकिन ये तो जो केजरीवाल की पार्टी है 2-2.25 साल की बच्ची है, अभी इसका पूरा सेटअप भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पार्टी जो रिकॉग्नाइज हो जाए तो वो भी स्टेट लेवल की है, उसने आपको पकड़ दिया। लेकिन जो जिन हालतों से बनी है, बड़ा स्पीडली इसको टूटना है 100%। ये अपने टाइम लेकिन ना, गलत नहीं, एक बात गलत लगा रहे हैं। एक बात बीजेपी पे एक इल्जाम गलत लगा रहे हैं विपुल जी। आप पार्टी ने नहीं हराया, अल्लाह के फजल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ऊपर के नेताओं ने इसको जमींदोज किया है। इसमें आप पार्टी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है ही नहीं, सेटअप बना नहीं इसका। लीडरशिप ने और नेताओं ने इसे जमीन में दफन किया है। आप पार्टी की हैसियत नहीं, सरकार तो दिल्ली में चलेगी, वो टूटने का कोई सवाल नहीं है। और देश में आजकल सारे वन व्यक्ति पार्टी बन रही है। ये भी एक व्यक्ति की पार्टी होके रहेगी, जिसको रहना है रहे, और जो शेयर मिल जाएगा वो रहेगा, जिसको शेयर नहीं मिलेगा। चैनल पर ही आप नोट कर लें, ये पार्टी का हासिल जो होगा और टूटने वाला नोट कर लें, जो पैनल जो बैठे हैं बहुत नोट कर लें। नोट करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शकील अंसारी साहब इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रमेश चंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश खोसला साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। 4 तारीख को स्थिति स्पष्ट होगी क्या इन 2 दिनों के दौरान, फिर कुछ बार्गेनिंग होगी, फिर वापस लोग आएंगे या फिर वाकई में बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल घटना चक्र को यही समेटते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।